नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं भूगोल के 20 ऐसे चुनिंदे सवालों को कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त अभी तक मैंने जहां तक पढ़ा रखा है सवाल वहीं से सिलेक्ट किए गए हैं। मतलब जितना चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखा है उसी में से मैंने सवाल को सिलेक्ट किया है। तो सारे सवाल लाजवाब हैं, इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अपना अहम रोल अदा करेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सवालों को देखिएगा। शुरू किया जाए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके समक्ष क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप अगर किसी भी सवाल को पढ़ते हैं, उसका जब आप उत्तर देने जाते हैं तो सर्वप्रथम कार्य आपका यही है कि आप सवाल को समझें कि आखिरकार प्रश्न कह क्या रहा है। तो आइए, हमारा वही काम है, तो हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं। क्या सवाल है हमारा? पहला सवाल क्या कहता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है, यानी विवेचना करना है, बताना है कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो वितरण है और घनत्व है ये किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है और कौन कौन से वैसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कारक ही पूछा है। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे अध्याय 2 में विश्व जनसंख्या में, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो विद्यार्थी, वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो इस क्लास को कर रहे हैं और अभी तक आपने चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा है, तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं इस चैनल पे हम लोगों का 3 प्लेलिस्ट चल रहा है। हर एक विषय का 3 प्लेलिस्ट। एक में हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, दूसरे में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और तीसरे में हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं। तो हर एक विषय के 3 प्लेलिस्ट आपको बनाए गए हैं और तीनों प्लेलिस्ट में वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। तो बिल्कुल आप एक सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये अध्याय 2 में आपको पढ़ना था विश्व जनसंख्या। तो आपने विश्व जनसंख्या में मैंने पढ़ाया था आपको कि विश्व की जो जनसंख्या है, अगर हम लोग बात करें तो वो किस प्रकार से वितरित है जी। तो विश्व की जो जनसंख्या है सर, वो बिल्कुल असमान रूप से वितरित है। कैसे वितरित है? असमान। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, आप छोटा सा उदाहरण लीजिए भारत से ही। अगर आप देखेंगे कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो सर यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है सर? तो राजस्थान है सर। तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या कहाँ की ज्यादा है और क्षेत्रफल कहाँ में ज्यादा है। जैसा कि आपने एनसीईआरटी का ही एक लाइन पढ़ा था, बहुत ही फेमस लाइन है कि विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो मात्र 6 देशों में निवास करती है। कितने देशों में? 6 देशों में। यानी विश्व की 60% जनसंख्या मात्र टोटल वर्ल्ड के 192 देश है ना जिसको मान्यता मिला है, ऐसे 192 कहा जाता है मान्यता मिला हुआ। तो उन देशों में से, पूरे विश्व में से मात्र 6 देश में विश्व की टोटल जनसंख्या का 60% निवास कर जाता है ना। तो आपने ये चीज पढ़ा है। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो बिल्कुल क्या है? असमान है। मतलब एक समान नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं क्या है तो कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो सवाल सर यही अपना कहता है कि आखिरकार इसके क्या कारण है कि जो वितरण हुआ है या जो घनत्व है वो कहीं ज्यादा कभी कम, यानी प्रभावित इसको कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं भाई? कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं? घनत्व से तो आप भली भांति परिचित होंगे बालक, तब ही जाकर आपको समझ में आएगा। घनत्व मैंने बताया था कि डेंसिटी का मतलब होता है, अगर हम किसी जगह का घनत्व निकालें, जनसंख्या का घनत्व निकालें, सॉरी यहाँ जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का अगर घनत्व निकालेंगे तो यहाँ का कुल जनसंख्या, हम लोग जितना भी जनसंख्या होगा तो कुल जनसंख्या बटा में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के भूमि के क्षेत्रफल से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है। घनत्व का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, ऐसे कहते हैं क्या कि कोई वस्तु कितनी जगह को छेंक रही है। ठीक है, यानी भरा हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए छोटा टर्म्स में। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण है वो बिल्कुल असमान रूप से है। जैसे अगर वर्ल्ड में ही चलें तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है जी? भारत में। भारत में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? तो सर इंडिया है। लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन है? सर रसिया है। यानी रसिया की आबादी जो है भारत की आबादी के आधी से भी बहुत कम है, आधी से भी बहुत कम है, जबकि उसका क्षेत्रफल क्या है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ना, जनसंख्या का वितरण क्या किया गया है? असमान रूप से किया गया है। तो उसके कौन कौन से कारक हैं सर? जनसंख्या वितरण और इसको प्रभावित करने वाले, घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बालक इसके 3 कारक आपको ध्यान में रखना है। 3 कारक कौन कौन? तो सर पहला भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। 3 कारक कौन कौन? भौगोलिक कारक,
आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो 3 कारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करते हैं। तो अब आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए, या यहाँ पर विवेचना बोला है, तो विवेचना बोला है तो हमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विवेचना का मतलब ही हो गया कि ये कितने नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। तो आइए भौगोलिक कारक की विवेचना करनी है। तो भौगोलिक कारक की जब आप विवेचना करेंगे तो देखिए भौगोलिक कारक में आपको सबसे पहला जो टर्म्स है वो जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता मेरे भाई, यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि लोग उन जगहों पे बसने को अपना प्राथमिकता देंगे, लोग उन जगहों पे बसना चाहेंगे जहां पे जल की उपलब्धता रहती हो, यानी कि जहां पे जल उपलब्ध हो। वैसे भी आप देखेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, या ऐसे भी बिना पानी का हमारा जीवन संभव नहीं है। कहा जाता है वाटर इज लाइफ, है ना, यानी जल ही क्या है तो जीवन है। अगर आप देखें तो कपड़ा धोने से लेकर नहाना, पीना, खाना, हर चीज में पानी की उपयोगिता है। तो लोग उन जगहों पे बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल की उपलब्धता ज्यादा रहती है। ठीक है, देखिए जैसे कहता है कि हम जल का उपयोग जो है पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पशुओं, फसलों, नौ संचालन, इन सभी के लिए करते हैं। इसीलिए जो नदी घाटियां जो होती हैं, नदी घाटियां, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। सघन का मतलब समझाए हैं, सघन का मतलब होता है कि घना बसा हुआ। सघन का मतलब क्या हो गया कि घना बसा हुआ। तो विश्व की जो नदियों के आसपास वाले जो इलाके हैं वो क्या है, सघन बसे हुए हैं। क्यों सघन बसे हुए हैं सर? क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता है, और जल जो है फसलों को उपजाने में, नौ संचालन कार्य में, उद्योगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमें भोजन बनाने के लिए, नहाने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए जल की उपलब्धता के कारण लोग इन जगहों पे बसने को अपना क्या देते हैं, तो प्राथमिकता देते हैं। लोग इन जगहों पे बसना चाहते हैं। क्लियर बालक, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का टर्म्स हम लोग देखें तो भौगोलिक कारक में आप एक और फैक्टर देखेंगे। तो भौगोलिक कारक में मुख्य रूप से देखिए आपको 3-4 फैक्टर्स देखने के लिए मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो 3-4 फैक्टर्स आप देखेंगे। सर भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति के आधार पर भी लोग बसने को क्या करते हैं, अपना प्राथमिकता देते हैं। यानी लोग उन जगहों पे बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ की भूमि क्या होती है, समतल होती है। क्यों सर? समतल भूमि पर भाई की खेती अच्छे से की जा सकती है, समतल भूमि पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। तो समतल भूमि जहां पे रहता है वहां पे भी लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं, पहाड़ी वाले इलाके के अपेक्षा, या जहां पे बंजर भूमि हो या ढाल वाला भूमि हो, पहाड़ी इलाका हो, उन जगहों पे भी लोग बसने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मतलब लोग वहां पे भी बसना नहीं चाहते हैं। तो कहता है कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क के निर्माण के लिए और साथ ही साथ उद्योग के लिए भी अनुकूल होते हैं। और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र का भी विकास नहीं हो पाता है, बाधक है, सहायक नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए भी अनुकूल नहीं होता है, जनसंख्या भी कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए गंगा का मैदान विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की उपलब्धता है और जल के सहारे सिंचाई किया जा सकता है, जल से उद्योगों को सहायता मिलता है। तो जल के आसपास वाले इलाके में लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं पर्वतीय भागों की अपेक्षा। पर्वतीय भाग में विरल जनसंख्या है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कहाँ पे विरल जनसंख्या है, तो पर्वतीय प्रदेशों में विरल जनसंख्या रहती है। अगर पूछे कि जल की जहाँ उपलब्धता रहेगी वहां पे किस प्रकार की जनसंख्या है, तो सर सघन बसी हुई। जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो सर सघन है ना, सघन बसा हुआ है। अब जलवायु की बात करें तो अभी के टाइम में ना जलवायु एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। क्योंकि देखिए परिवहन के आ जाने से पानी की उपलब्धता जहाँ पे नहीं भी रहती है वहाँ पे भी लोग बसने को प्राथमिकता दे देते हैं, क्योंकि भाई परिवहन है तो पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन जलवायु अभी के टाइम में सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्नलिखित भौगोलिक कारकों में से कौन जो भौगोलिक कारक है वो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने में अपना अहम रोल अदा करता है या अहम भूमिका अदा करता है। तो कौन? जलवायु। अभी के टाइम में जलवायु, ध्यान में रखिएगा, जलवायु। ऑप्शन आएगा जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, तो क्या हो जाएगा? जलवायु। क्लियर? देखिए जलवायु का मतलब लोग उन जगहों पे भी बसने को प्राथमिकता नहीं देते जहां पे या तो अधिक गर्मी, या तो अधिक बरसात, या तो अधिक ठंडी पड़ती हो। तो लोग समशीतोष्ण जगहों पे रहना अपना प्राथमिकता देते हैं। तो कहता है कि अधिक वर्षा अथवा विषम और शुष्क जलवायु, यानी जहाँ पे ज़्यादा सुखाड़ पड़ता है वहाँ पे भी लोग नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होता है वहाँ पे भी लोग रहना नहीं चाहते हैं। तो लोग कहता है भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक काल से बसे हुए हैं। यानी भूमध्य सागर के आसपास में लोगों की जनसंख्या क्या है, तो सघन है, क्योंकि वहां का जो है कहता है जलवायु क्या है, सुखद है, लोगों के लिए अच्छा है, फेवरेबल है
ये ध्यान रखना है। मृदाएं, तो भाई मृदाएं भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। सर क्या? तो सर जो उपजाऊ मिट्टी होता है, जो उपजाऊ मृदा होता है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सर उससे फसलों का उत्पादन होगा, और फसलों का उत्पादन होगा तो जनसंख्या का क्या होगा? भरण पोषण होगा। तो जहां की जनसंख्या क्या होगी, सॉरी, जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वहां पे लोगों का बसना भी ज्यादा होगा, लोग बसने को भी प्राथमिकता देंगे। क्लियर कंसेप्ट, ध्यान में रखने का। फिर है यहाँ पे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक वैसे कारक होते हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो वैसा कारक जिससे हमें धन की प्राप्ति हो उसे हम लोग कहते हैं क्या बालक? उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक कारक। जैसे जहां पे खनिज ज्यादा रहेगा, तो जब खनिज ज्यादा रहेगा मेरे भाई, तो देखिए कहता है कि खनन का कार्य किया जाएगा, वहां पे औद्योगिकरण कार्य किए जाएंगे, तो ये सब जो होगा, खनन होगा, औद्योगिकरण होगा, तो इससे क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होगा। और जब रोजगार उत्पन्न होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? इसके बदले आय मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो लोग देखते हैं, नहीं आपने देखा है लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली कमाने, मुंबई कमाने। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे औद्योगिकरण ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, तो लोगों को क्या हो रहा है? रोजगार ज्यादा अच्छे से मिल रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करता है, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, कुशल भी अर्धकुशल भी। यानी कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है और अनपढ़ लोगों की आवश्यकता होती है और कम पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऐसे लोग यहाँ पर क्या होते हैं? पहुंचते हैं, और जनसंख्या क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे वहां पे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। जैसे अफ्रीका की कटंगा है, जाबिया तांबा पेटी, इसका एक अच्छा उदाहरण है। धीरे खनिज के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों का बसाव जो हो गया वो ज्यादा हो गया, ताकि इनको रोजगार मिल पाए। नगरीकरण यानी कि जहाँ की अच्छी नगरीकरण रहेगी, अच्छी नागरिक सुविधाएं रहेगी, सुखमय रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा वातावरण, तो वहां पे भी लोग रहने को अपना प्राथमिकता देते हैं, लोग वहां बसना चाहते हैं। क्लियर कंसेप्ट। तो ज्यादा हो जाएगा, जब लोग बसना चाहेंगे तो ज्यादा जनसंख्या निवास करने लगेगा। औद्योगिकरण का अंग्रेजी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी यही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी यही बात है सर आर्थिक कारक में। क्या सर? तो सर ये बात है कि जहां पे रोजगार के अच्छे अवसर रहेंगे, जहां पे रोजगार के ज्यादा अवसर रहेंगे, लोग वहां पे ही बसेंगे, लोग वहां पे ही बसना चाहेंगे। तो कहता है कि औद्योगिक जो पेटियां हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित भी करती हैं। जैसे जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों में उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक बालक, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या होता है सर? तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो देखिए आप ऐसे सोचिए ना, लोग कहाँ पे बसने को प्राथमिकता देते हैं? लोग कहाँ बसना चाहते हैं? जहाँ की सामाजिक स्थिति सही हो। मतलब ऐसा ना हो कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, लड़की लड़का के आधार पे भेदभाव किया जाए, आयु के आधार पे भेदभाव किया जाए। तो ऐसे जगहों पे लोग बसना नहीं चाहते हैं। यानी कि जो जहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति सही रहती है, सांस्कृतिक मीन्स व्हाट? जहाँ उपद्रव न हो, राजनीतिक दंगे न हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, संस्कृति व्यवस्था भी सही हो, पूजा पाठ, ये इन सब चीज़ों से, जैसे सांस्कृतिक मतलब मेन मंदिरों से ही इसका हुआ, संस्कृति से आप यहाँ पर देखेंगे तो उन जगहों पे जहाँ की सांस्कृतिक जो है व्यवस्था वो सही है, लोग वहां पर भी बसने को प्राथमिकता देते हैं। अब जहां पे प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम लड़ाई होते रहेगा, आप वहां पे रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे, है ना? तो लोग कहां बसने को प्राथमिकता देते हैं? जहां पे सांस्कृतिक स्थिति भी क्या हो? सही हो। तो कुल मिलाकर अपना जो सवाल था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक, तो वितरण मतलब समझ गए, सघन बसा हुआ घनत्व ज्यादा है, विरल बसा हुआ घनत्व कम है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल से क्या होता है, इसका जो होता है वो लोगों की संख्या से और क्षेत्रफल से इसका क्या होता है? संबंध होता है किसका? जनसंख्या घनत्व का। क्लियर कंसेप्ट, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजवाब सा सवाल है। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप इसको बनाकर बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है? तो सर जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है बालक? तो सर जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है सर कि प्रति हजार जनसंख्या में, प्रति हजार जनसंख्या में बोल रहा हूं। देखिए जन्म दर का डेफिनेशन आपको बहुत जगह गलत ही देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। जन्म दर का मतलब प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं।
और मृत्यु दर क्या होता है, तो प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रति 1000 जनसंख्या पर, ऐसा नहीं कि प्रति 1000 जन्म लेने वाले पर, प्रति 1000 जनसंख्या। मतलब अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तो उस गांव में कितने बच्चों ने जन्म लिया तो उसको हम लोग कहेंगे, जीवित बच्चों ने जन्म लिया तो उसको कहेंगे जन्म दर। और कितने बच्चों की मृत्यु हो गई पूरे 1000 जनसंख्या में करें, फिर समझ लीजिए पूरे 1000 जनसंख्या में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मृत्यु दर कहेंगे। क्लियर कंसेप्ट, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्ष करना, प्रतिकर्ष करना मतलब दूर भगाना, प्रतिकर्ष करना मतलब दूर भगाना। अपकर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि आकर्षित करना। अपकर्ष का मतलब क्या हो गया बालक, तो सर आकर्षित करना। तो दूर, जो प्रतिकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर से दूर भगाएं। तो दूर कौन कौन से कारक भगाएंगे, जैसे रहन सहन की खराब दशा रहेगी, वहां पे उपद्रव होते रहेगा, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं रहेगी, शिक्षा का अभाव रहेगा, तो वो क्या होगा आपके लिए प्रतिकर्ष का कारक होगा। और अपकर्ष कारक क्या होगा, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे में कि पढ़ाई के अच्छे अवसर, रोजगार के अच्छे अवसर, अच्छे स्कूलों की उपलब्धता, है ना। तो ये जो होता है वो अपकर्ष कारक होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नगरीकरण की अच्छी सुविधाएं, औद्योगिकरण का होना, ये अपकर्ष कारक हो गया। क्लियर, जनसंख्या का ये अपकर्ष कारक हो गया। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या कहता है, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन, ये सब रहन सहन की खराब दशाएं, बेरोजगारी और राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, अनुकूल नहीं प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विविधताएं, ये सब के कारण क्या होता है, प्रतिकर्ष का कारक बनता है। और अपकर्ष कारक क्या होता है, जो जैसे कि देखिए काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये सब कारण जो है गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। गंतव्य स्थान मतलब जहां पे लोग पहुंचेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और उद्गम स्थान मतलब प्लेस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि जहां से लोगों ने चलना प्रारंभ किया। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करना है आपको। जनांकीय संक्रमण ये नोएस्टिन द्वारा दिया गया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्था इसमें है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हालांकि पढ़ाएं चैप्टर तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है सर, तो प्रथम अवस्था में सर शुरुआत में तो प्रजननशीलता और मातृता दोनों क्या होती है, उच्च होती है। देखिए प्रथम अवस्था में सर उच्च प्रजननशीलता और उच्च मातृता, यानी कि प्रजननशीलता यानी जन्म दर भी ज्यादा और मातृता मतलब मृत्यु दर भी ज्यादा। यानी कि पहली अवस्था में, ध्यान रखिए हम सिंपल, पहली अवस्था में क्या होगा बालक, तो सर फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि सर जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा, यानी कि जन्म भी ज्यादा और सर मृत्यु भी क्या हो जाएंगे, तो आपके यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाले मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते थे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत हैं, जहां बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता है। समझ गया ना, यानी तात्पर्य क्या कहता है कि प्रथम अवस्था में क्या होगा, प्रजननशीलता भी आपकी सबसे उच्च बनी रहेगी और मृत्यु दर भी आपका उच्च बना, मतलब जन्म भी ज्यादा हो रहा है और मृत्यु भी ज्यादा हो रहा है। जन्म भी ज्यादा और मृत्यु भी आपके क्या हो रहे हैं, तो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देकर करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। तो समझ लीजिए पहली अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अधिकांश लोग किससे कार्यरत होंगे, खेती में कार्यरत रहेंगे। कहता है जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ कितना साल तक वो जीवित रह रहे हैं, उनकी आयु मतलब जीवित रह रहे हैं, एवरेज देखा जाता है। तो कहता है कि जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, कम होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व जो था विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। कहने का तात्पर्य बालक कह रहा है कि पहली अवस्था का मतलब हो गया कि सर पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी ज्यादा तो मृत्यु दर भी ज्यादा, लेकिन जो मृत्यु दर होता है, मृत्यु जो होता है उसका पुनरुत्पादन बच्चों को जन्म दे देकर किया जाता है, जन्म दिलवाकर। तो कितना जन्म दिया जाए जी, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, धीमी रहती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धीमी रहती है। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आज से 200 साल पहले की बात करा, 200-250 साल पहले जो था
इस विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में आते थे प्राथमिक में। अब दूसरी अवस्था, 3 अवस्थाओं के बारे में न पढ़ना है, तो दूसरी अवस्था क्या है सर? तो प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यानी स्टार्टिंग टाइम पीरियड में प्रजननशीलता यानी कि जो आपका जन्म दर है, जन्म जो है वो क्या है, ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे यह समय के साथ घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि सर ये दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में क्या हो गया, शिक्षा का प्रसार। और शिक्षा क्या होता है? शिक्षा के कारण लोगों को ये पता है कि हाँ जी, मतलब कह रहा है कि ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पहले एक एक घर में 4 भाई 3 बहन 7 लोग, 5 भाई 2 बहन 7 लोग, 3 भाई 4 बहन 5 बहन, ऐसे होता था जनसंख्या। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा हम 2 हमारे 2। अब देखिएगा तो एक के घर में एक बेटा एक बेटी, या एक केवल बेटा केवल बेटी, ऐसे ही मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, लोग समझते गए। तो कहता है कि यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी इसमें मृत्यु दर क्या हो जाएगा, कम, बहुत कम। मृत्यु दर इसमें भी क्या हो गया बालक, कम। अब स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार होता है, स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता में भी सुधार होता है, जिससे कि मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आती है। मातृत्वता में क्या आती है, कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग क्या होता है, उच्च होता है। शुद्ध योग मतलब जनसंख्या में, जैसे कहीं की जनसंख्या आपने पढ़ा होगा कि कहीं की जनसंख्या क्या है, बिल्कुल बूढ़ी जनसंख्या है, कहीं पे क्या है, तो कहीं पे युवा जनसंख्या। जैसे भारत में युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, भारत में युवा का संख्या क्या है, ज़्यादा है, युवा जनसंख्या वाला ये देश है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होता है। चलिए अगला देखिएगा, अंतिम और तीसरी अवस्था, अंतिम कहिए या तीसरी अवस्था कहिए, तो कहता है कि इसमें सर प्रजननशीलता और मातृत्वता दोनों अधिक घट जाती है। यानी प्रजननशीलता भी घट जाता है, मतलब जन्म देने की भी जो लोगों की जो चाह है, इच्छा है, वो कम हो रहा है, और मृत्यु दर भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। मृत्यु दर भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। या तो जनसंख्या का राय स्थिर हो जाएगी, या मंद यानी गति से बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जापान में अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक रेशियो निकालेंगे तो एक व्यक्ति के केवल एक ही बच्चे, आपको एक रेशियो के अनुसार एक पूरा औसत निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे। तो जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिया वाला ज्ञान इसके पास होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सोच समझ के परिवार को बढ़ाया जाएगा, सोच समझ के परिवार का नियंत्रण होगा, परिवार को बढ़ाया जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, ध्यान में रखिएगा। 3 सवाल करा दिए। चौथा सवाल कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, विकास और वृद्धि में अंतर। देखने में तो एक जैसे लग रहा है, विकास का मतलब अंग्रेजी में डेवलपमेंट और वृद्धि का मतलब ग्रोथ होता है, विकास और वृद्धि, लेकिन नहीं। विकास और वृद्धि में आसमान जमीन का फर्क है भाई। विकास कुछ अलग है, वृद्धि कुछ अलग है। विकास का कहने का मतलब होता है, देखिए वृद्धि का मतलब होता है कि अच्छा हो या बुरा हो, बस बढ़ना चाहिए तो वृद्धि हो गया, ठीक है। जैसे किसी के अंदर गाड़ी देने की प्रवृत्ति आ रही है, किसी के अंदर मर्डर करने की प्रवृत्ति आ रही है, इट मीन्स व्हाट, वृद्धि तो हो रहा है ना, बढ़ तो रहा है ना, तो विकास नहीं हो, वो क्या है, केवल वृद्धि है। तो वृद्धि जो है ना, वो देखिए वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और वृद्धि जो है आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे ऋणात्मक कहने का मतलब कुछ आपके अंदर अवगुणों में वृद्धि हो जाए, अवगुणों में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि हुआ ना जी, आपके अंदर अवगुण क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, तो अवगुणों में वृद्धि होना क्या होता है, ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है, ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। क्लियर। तो कहता है कि विकास और वृद्धि में अंतर, तो कहता है वृद्धि समय के संदर्भ में के मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, यानी इसका कोई वैल्यू है, मात्रात्मक है, और ये सूचित करती है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और जो आपका वृद्धि है वो वृद्धि आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अच्छा बदलाव भी हो सकता है, खराब बदलाव। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि किसी घर में मान लीजिए या किसी गांव में अगर कोई किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा या जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। लेकिन उस गाँव में जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में क्या हो जाए, सुधार आ जाए, तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर है बालक, ध्यान में रखिएगा। चलिए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो, यानी कि जो अभी की दशा है उसमें सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए। जब सकारात्मक वृद्धि होगा तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और यह गुणात्मक और पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की क्या है, तो सूचक है। अगला देखिएगा
सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है? सतत पोषणीयता का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वैसे संसाधन जो खत्म होने वाले हैं उन संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें ताकि वो भी उस संसाधन का उपयोग कर पाए, उनको भी उस संसाधन का लाभ मिले। ठीक है, यही कहता है। तो सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की सतत पर्याप्तता। सभी पर्यावरणीय, वित्तीय व मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। इस संसाधन में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा, यानी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको अवसरों को क्या करेगा? कम करेगा। तो ऐसे चीज जो खत्म होने वाले हैं हमारी पीढ़ी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें क्या करना है? बचा कर रखना है। सतत पोषणीयता विकास करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सबको लेकर चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको लेकर चलना है। क्लियर? चलिए 6ठा नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक का जो मापन है वो किस प्रकार किया जाता है? महत्वपूर्ण सूचकों के संदर्भ में रखते हुए हमें स्पष्ट करें। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर ही क्या कहता है? मेजर किया जाता है। शिक्षा में कैसे मेजर किया जाता है? तो सर देखा जाता है कि सकल नामांकन अनुपात और जो वहां से विनियमित हुए हैं बच्चे उनका कि कितने बच्चों ने टीसी लिया है वो देखा जाता है। शिक्षा के आधार पे मानव विकास का मूल्यांकन ऐसे किया जाता है। स्वास्थ्य के आधार पे कैसे सर? तो स्वास्थ्य के आधार पे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, यानी कि जो देश जितना मानव विकास में ज्यादा अव्वल होगा वहां के लोग ज्यादा दिन तक जिएंगे। जैसे ब्रिटेन के लोग, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मिनिमम कम से कम 80 से 85 साल, और भारत का कितना है? 60। यानी कि कहीं ना कहीं वहां से यहाँ की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो गड़बड़ चल रहा है, तब ना लोग कम एज में ही क्या हो रहे हैं? टपक जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे कम है, इसीलिए। तो ये कहता है स्वास्थ्य के आधार पे ऐसे चेक होता है। और फिर कहता है संसाधनों तक पहुंच, तो कहता है कि क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारित दिया जाता है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए अंकों का कुल क्या होता है? योग होता है। तो इस प्रकार से संसाधनों तक पहुंच के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं? मानव विकास का मेजरमेंट करते हैं। तो तीनों आपने समझ लिया, प्रौढ़ साक्षरता दर या सकल नामांकन अनुपात, इन सभी चीजों पर हम लोग का मानव विकास जो है वो डिपेंड करता है। 7वां नंबर सवाल देखिएगा कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? तो सतत पोषणीयता आपने अभी पढ़ लिया, आपको केवल समता पढ़ना है। तो समता का मतलब क्या होता है जी? कि देखिए अवसरों की सतत पर्याप्त, सतत क्या होता है? अवसरों को सतत सबको मिलना, अवसर जो है वो सबको मिलने चाहिए, ना तो किसी को लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे आप उसके साथ विभेद नहीं करें। मतलब सबको क्या होनी चाहिए? सबको क्या होना चाहिए? तो उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समता और सतत पोषणीय समता कहते हैं। तो कहता है कि मानव विकास की अवधारणा के 4 स्तंभ में से समता तथा दूसरा स्तंभ सतत पोषणीयता है। इसका आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था कराना। लोगों के उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, यानी किसी के साथ लिंग के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, आय के आधार पे और जाति के आधार पे भेदभाव हमें नहीं करनी है। क्लियर? यही बात यहाँ पर कहा जाता है। सतत पोषणीयता मतलब समझ ही चुके हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्या करना है? बचाकर चीजों को रखना है। 8वां नंबर सवाल, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से बड़ा लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जामिनेशन में जो है बन जाते हैं सवाल, या तो ऐसे बनता है कि चलवसी पशुचारण के बारे में बताइए, या बन जाएगा कि वाणिज्य पशुधन पालन से आप क्या समझते हैं, या दोनों में अंतर भी पूछ देगा। तो भाई मैंने दोनों के अंतरों को यहाँ पर लिख डाला है, अब आप इसको क्या करेंगे? समझ लेंगे। जैसे सवाल है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो चलवासी पशुचारण क्या है सर? तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज के में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, पढ़ा दिए हैं। और यह पूंजी की प्रधानता नहीं होती है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में ही पाल लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है? तो इसमें एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म का निर्माण किया जाता है और उनके चारों और व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, और साथ ही साथ उसमें क्या किया जाता है? पशुओं को पाला जाता है। और जब पशुओं को इस प्रकार से फार्म बनाकर पाला जाएगा, यानी कि पूंजी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, रुपया पैसा की आवश्यकता, तो यह पूंजी प्रधान है। जब आप देखेंगे चलवासी पशुचारण तो यह पूंजी प्रधान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप वाणिज्य पशुधन पालन देखेंगे तो यह क्या है? पूंजी प्रधान के अंतर्गत आपका आ ही जाता है। क्लियर है? चलिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे अंतर दिखाए गए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो इसको बार बार बोलने की आवश्यकता है नहीं।
चलिए 9 नंबर सवाल है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, यह किस भाग में पाई जाती है। देखिए स्थानांतरित कृषि के बहुत सारे नाम हैं, स्थानांतरित कृषि के बहुत सारे नाम हैं। इसको आदिम कालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, मतलब शुरुआती टाइम में लोग इसी कृषि को अपनाकर क्या करते थे, अपना जीवन निर्वहन करते थे, जीवन का भरण पोषण करते थे। जैसे आप देखेंगे तो देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण यानी निर्वाह हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पाद जो होता है वो बिक्री के लिए नहीं होते हैं। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है। इसे स्थानांतरण कृषि, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसमें खेत अस्थायी नहीं होता है, यानी एक ऐसा कृषि जंगलों को काट करके, जंगलों को हटा करके, साफ करके उस खेती के लिए क्या करना, भूमि को तैयार करना और फिर उस भूमि को छोड़ भी देना। ये जनजाति द्वारा अभी भी आज भी इस तरह की खेती स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसमें औजार क्या होते हैं, तो औजार सब पारंपरिक होते हैं, जैसे आपके लकड़ी, कुदाली, फावड़ा, यही सब। क्षेत्र क्या होगा, तो क्षेत्र आप समझ ही रहे हैं, उसके लिए फेवरेबल होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने चाहिए। और भारत में इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में झूमिंग के नाम से, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के जो जनजातीय लोग हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, इस खेती को जानते हैं किस चीज़ से, तो झूमिंग के नाम से। तो भारत में इसको, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न क्योंकि जला दिया जाता था, तो स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से क्या है, तो ये विख्यात है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किसे कहते हैं, इस कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अमेजन बेसिन पे नहीं की जा सकती है। बड़ा फेमस सवाल है, आपने देखा होगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जगह है जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है, तो आपका अमेजन बेसिन हो जाता है उत्तर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है कि कम संख्या वाले, देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी वाणिज्य कृषि कहाँ पे किया जाता है, तो सर वाणिज्य कृषि का मतलब हो गया कि कृषि करके हमें क्या करना है, रुपये पैसे कमाने हैं। तो हम रुपये पैसा कब कमा पाएंगे सर, जब अपना भरण पोषण करने के बाद चीज बच जाए तभी तो। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ खेती होता है और खेत में अगर 10 कुंटल गेहूं उपज होता है और मान लीजिए आपके यहाँ का खपत है 2 कुंटल, तो आप 8 क्विंटल क्या करेंगे, सेल ही ना करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे आप। ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, बेचेंगे। तो कहता है कि जहाँ की जनसंख्या कम हो, अब चूंकि कम जनसंख्या रहेगा, पहले तो वहां के लोगों का ही भरण पोषण करना है, कम जनसंख्या रहेगा, क्षेत्र यानी घास का मैदान ज्यादा रहेगा, तो वहां पे बड़े पैमाने पे खेती किया जा सकता है। तो वही कहता है कि कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े बड़े फर्मों का निर्माण किया जाता है और इसी में कृषि किया जाता है, उसी को विस्तृत कृषि कहते हैं। इसको यांत्रिक कृषि के नाम से भी जानेंगे हम लोग, या व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो व्यापारिक बोल दे, यांत्रिक बोल दे, विस्तृत बोल दे, सब एक ही है, सब क्या है, एक ही है। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि अगर आप देखिएगा तो जो घास का मैदान है आपका, जैसे पंपास क्षेत्र है आपका, यूरेशिया का स्टेपी क्षेत्र है घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, तो यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है। इस कृषि के क्षेत्र कौन कौन से आपने देख लिया, साथ ही साथ आपने ये भी देखा इस कृषि का अन्य नाम, जैसे आंतरिक कृषि, व्यापारिक कृषि, ये सब इसका अन्य नाम हो जाता है। चलिए 10वां नंबर सवाल है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है। रोपण कृषि को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। क्या कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, तो सर रोपण कृषि क्या है, तो ये क्या है, व्यापारिक कृषि है। कैसी कृषि है, व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले व अनानास की पौधे क्या करती हैं, लगाई जाती हैं। अब सिंपल समझ आइए कि जब रोपण कृषि है, जब इस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं तो खेत का आकार क्या हो जाएगा, बगान के आकार का होता है, क्योंकि इसको बगानी कृषि भी कहते हैं। इसको हम लोग बगानी कृषि के नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम लोग बगानी कृषि भी कह सकते हैं। इसमें पूंजी निवेश, तो बगान बनाने के लिए तो पूंजी का निवेश तो होगा भाई, रख रखाव के लिए पूंजी की तो आवश्यकता होगी भाई, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, श्रम की भी आवश्यकता होगी। और ये क्या है, एक फसली कृषि है। एक फसल मतलब इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि मिश्रित कृषि की विशेषता बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। मिश्रित कृषि,
तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि खेती करने के साथ साथ, खेती तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या करें, तो आप पशुओं को भी पालें। आप क्या करें भाई, तो आप पशुओं को भी आप क्या करें, पालें। पशुओं को भी आप क्या करें, तो पालें। तो इसमें जनरली जो वैसे फसलों को लगाया जाता है जो चारे की फसलें होती हैं, जैसे भैंस को भी काम आ जाए, गाय को भी काम आ जाए, यानी कि जानवरों को भी काम आ जाए। तो कहता है कि मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, और फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आदि ये सब जो होते हैं वो आय के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हो जाते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूं, जौ, राई, मक्का, कंदमूल ये सब इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जैसे देखिए, अब सिंपल है, मिश्रित कृषि यानी दो तरह का कृषि पद्धति एक ही बार में अपनाना है, तो विकसित जगहों पे ही किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले, जो समशीतोष्ण अक्षांश हो गया, मैप ध्यान दीजिए, वो वाला भाग, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि, तो सर यह एक ऐसी कृषि है जिसमें खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है सर, और इस कृषि में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में खेती की जाती है, और विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पर अंजीर हो गया, जैतून हो गया, ये सब हम लोग आप ध्यान में यहाँ पर रखना होगा भूमध्य सागरीय कृषि में। तो कहता है इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा, इन सब का निर्माण भी कराया जाता है। क्लियर। अगला देखिएगा सवाल, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। सहकारी कृषि एक क्या हो गया, संस्था कृषि हो गया। देखिए, सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं, यानी खुद से ही किसानों द्वारा किया जाता है। ग्रुप ऑफ किसान जो हैं वो मिलकर क्या करेंगे, तो सहकारी संस्था का मतलब कार्य करवाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों को समाहित करता है और उसका उपयोग फिर करता है संस्था बनाकर। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फॉर्म खत्म रहता है, व्यक्तिगत फॉर्म किसी का नहीं रहेगा। जबकि सामूहिक कृषि क्या होता है, तो यह कृषि उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, यानी सामूहिक श्रम करना है। सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं सामूहिक कृषि में, और किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। मतलब सब लोग मिल के करते हैं जी सामूहिक कृषि में। सहकारी कृषि में ऐसा नहीं है, इसमें एक संस्था बना दिया जाता है और फिर कार्य किए जाते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। सहकारी समितियां कृषकों को सभी रूपों में सहायता करती हैं, और सहकारी समितियां अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि यूरोप के देश सहकारी कृषि यूरोप के देशों में सहकारी कृषि का चलन है। सामूहिक कृषि, तो सामूहिक कृषि सरकार के सभी तरह से नियंत्रण करती है, और सामूहिक कृषि का उत्पादन सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है। तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा सहकारी कृषि कहाँ में सफल रही, तो सबसे ज्यादा सहकारी कृषि जो है वो डेनमार्क में सफल रही। कहाँ में, डेनमार्क में। और सबसे ज्यादा सामूहिक कृषि कहाँ में किया जाता है, तो सर रूस में कहा जाता है, रूस में किया जाता है सबसे ज्यादा सामूहिक कृषि। क्लियर, ये ध्यान में रखना है। अगला है सवाल कि प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है। मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं बालक, आप देखिएगा तो मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और टेस्ट के लिए सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है, तो सर प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर बहुत सारे हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार मैं इसको रीड करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। प्राथमिक गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के सीधे इस्तेमाल से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक गतिविधियों में शिकार, मछली पकड़ना, खनन कृषि जैसी गतिविधियां शामिल है। प्राथमिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। और जस्ट द्वितीय क्रिया भी देख लीजिए इधर, तो द्वितीय क्रिया इसी का हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के सीधे इस्तेमाल से जुड़ा होता है। इसमें उसको क्या कहता है, मॉडिफाई करके मेरे भाई उसके मूल्य में क्या होता है, वृद्धि किया जाता है। उसके मूल्य में क्या कहता है, वृद्धि किया जाता है। तो कहता है द्वितीय गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलने से जुड़ी होती है, और द्वितीय गतिविधियों में भी निर्माण और निर्माण उद्योग भी क्या होते हैं, आपके शामिल होते हैं। इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, और इस क्रिया में कहता है, इस क्रिया में संलग्न श्रमिक
को नीले कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप में जो श्रमिक संलग्न रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नीला कॉलर, और जो प्राथमिक में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक, क्योंकि कार्यक्षेत्र घर से बाहर का होता है, बाहर में काम करना होता है। द्वितीयक में क्या होता है जी, तो द्वितीयक में सर उसी संसाधन को क्या करना, अपने स्किल का प्रयोग करके उसका मॉडिफाई करना, उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, और उसके मूल्य में क्या करना, वैल्यू में उसका इंक्रीजमेंट कर देना, वैल्यू उसको क्या करवा देना, इंक्रीज करवा देना। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो विनिर्माण बस सिंपल सा पढ़ लीजिएगा। देखिए कुछ डेफिनेशन ऐसा है जो पुराने टाइम पीरियड को देखकर बनाया गया, लेकिन आज आधुनिक युग में वो सब डेफिनेशन जो हो रहा है बदल रहा है। जैसे यहाँ पर विनिर्माण, तो विनिर्माण का मतलब पहले होता था हाथों से बनाना, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तो मशीनें भी बना रही हैं। तो हाथों से बनाना को अगर देखेंगे तो विनिर्माण नहीं कहा जाएगा। तो कहता है विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य में तैयार करके परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि यह एक ऐसी कला है जिसमें जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जैसे मछली पकड़ना, खनन करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, खेती करा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आपने गेहूं का उत्पादन करा, उससे आपने आटा बनाया, और उसी आटे को जब हम रोटी बनाकर पैक करके बेचेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, रोटी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। या हमने क्या किया, खेती कर लिया, खेती करने के बाद अब हम लोग मॉडिफाई करते हैं, आटा पिसा लिए और आटा में मॉडिफिकेशन करते हैं अपना स्किल का प्रयोग करके, पूड़ी बना दी है, पूड़ी सब्जी बेचती है ना, तो उसका मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण। चलिए, स्वच्छंद उद्योग क्या है, स्वच्छंद उद्योग यानी कि फुटलॉज इंडस्ट्री। तो फुटलॉज इंडस्ट्री जो होता है, फुटलॉज इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कहीं पे भी की जा सकती है। तो कहता है कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं और ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक मोबाइल अगर आप देखेंगे तो उस मोबाइल का डिस्प्ले कोई और कंपनी बनाता है, उसका कवर कोई और कंपनी बनाता है, टेम्पर कोई और कंपनी, मतलब हर किसी का कार्य क्या है, अलग अलग है। तो कहता है ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं और ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। इसमें कम मात्रा में उत्पादन भी होता है और उद्योगों को श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है और सामान्यतः उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। फुटलॉज इंडस्ट्री का ये फायदा है। 17 नंबर सवाल देखिएगा कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन कौन से कारक है सर, भौतिक कारक, मानवीय कारक, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता, ये सब आपके भौगोलिक कारक में आ जाएंगे। भौगोलिक कारक में कहाँ जाना है, तो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। मानवीय कारक में आपके कौन आ जाएंगे, श्रम, पूंजी, परिवहन के साधन, बाजार और सरकारी नीतियाँ, ये आपके मानवीय श्रम में आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है, तो आपने पढ़ा था कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में घर के लोग ही स्थानीय बाजार में ही चीज़ों को बेच देंगे और घर पे ही बना देंगे। जैसे आपने पढ़ा घड़ा बनाना, टोकरी बुनना, चटाई बनाना, ये सब आपके कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग में आ जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, मॉडिफाई हुआ, जैसे आपने देखा आज सिलाई सेंटर का बनता है, सिलाई सेंटर हो गया, या और भी बहुत सारे छोटे पैमाने के उद्योग हैं, तो आपको ये ध्यान में देना होगा। जैसे देखिए छोटे पैमाने के उद्योग देखेंगे आप, जैसे लिफाफे बनाना, अचार बनाने का काम करना, तकिए बनाने का काम करना, मच्छरदानी बनाना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, छोटे पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, ये सब आपके बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। तो आकार के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। दीर्घ उद्योग कहने का मतलब हो गया मेरे भाई कि बड़े पैमाने के उद्योग। क्लियर ना, ये ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर से अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए, उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है तो सर पहला आधारभूत उद्योग और वस्तु निर्माण उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होता है सर, तो सर आधारभूत उद्योग जो अन्य उद्योगों को क्या करता है, आधार प्रदान करता है, अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, ये सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और वस्तु निर्माण उद्योग क्या होता है, वह उद्योग जो उन उत्पादों का निर्माण करते हैं
जिन्हें सीधा उपयोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय हो गया, रोटी, साबुन, टेलीविजन, जिसका आपने क्या किया, उपभोग कर लिया, इसको उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है। कौन? तो आपका आधारभूत उद्योग जो होता है वो कच्चा माल प्रदान क्या करता है, इनको करवाता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 20 नंबर सवाल है, आप जब देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण, यानी मालिकाना हक पे, तो मालिकाना हक पे उद्योग का वर्गीकरण करेंगे आप तो सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और संयुक्त क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा जी, तो ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होगा, सार्वजनिक है, सरकार ही इनका प्रबंधन करेगी। और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के भी, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में क्या होता है, तो सरकार का ही नियंत्रण होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग ही ज्यादा विकसित होता है। और निजी क्षेत्र में क्या हो गया, किसी खास यानी किसी पर्टिकुलर आदमी का क्या होगा, वो कंपनी हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है। व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, इसी के उदाहरण, निजी क्षेत्र के किसी खास व्यक्ति का ये जो है अपना कंपनी है। क्लियर। संयुक्त क्षेत्र, तो सर कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती है, यानी दोनों मिलकर, यानी निजी कंपनी भी और सार्वजनिक भी, यानी सरकार भी मिल गया और निजी कंपनी भी मिलकर कर रहा है। जैसे यहाँ पे HPCL, मित्तल एनर्जी और HMFL, इन सब का उदाहरण यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। तो स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कौन कौन है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त, आपका 3, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया। आकार के आधार पर भी 3 और स्वामित्व के आधार पर भी 3 किया गया है। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने उत्पादन के आधार पर पढ़ा था, तो उत्पादन के आधार पर 2, कौन, एक आधारभूत उद्योग और एक वस्तु निर्माण उद्योग। क्लियर। तो देखिए कुल मिलाकर मैंने चैप्टर 1 से लेकर अभी तक फिलहाल में चैप्टर 6 या 7 तक ना जी, चैप्टर 7 तक पढ़ा रखा है और मैंने उन्हीं चैप्टर से सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे थे। तो जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में यहाँ से 100% श्योर रहिए कि आपके 3 से 4 सवाल जो है वो पक्का देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इन 20 सवालों का रिविजन बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और सॉफ्ट स्टडी ऐप पे आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे आपके लिए टेस्ट, ये सारा चीज आपको चलाया जाता है। क्लियर बच्चे, चलिए तो ठीक है, फिर से हमारी मुलाकात होगी इसी तरह से बेहतरीन क्लास में। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अभी हमारे चैनल पे जो है हर एक विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। ये आपका ट्रस्टेड अपना चैनल है, सॉफ्ट स्टडी कीजिए, सॉफ्ट स्टडी के साथ रहिए, खुद का पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। तो सॉफ्ट स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है, ध्यान में रखने का। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।